गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशुमन राज, आपका इंग्लिश एजुकेटर। आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एनसीईटी कॉन्सेप्ट। आज हम लोग एनसीईटी के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप सबको पता है कि एनसीईटी के पेपर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उसमें से जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो उसका PYQs है उसे हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जो भी एक्सप्लेनेशंस होगा, जो भी उसका डिटेलिंग होगा, जो भी उसका आंसर्स होगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, राइट। और हम सब जानते हैं कि जो भी हमारा ये पेपर सेट किया जाता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेट किया जाता है। अलग अलग इसमें सेक्शंस होते हैं और हम सबको उस पर ध्यान देना होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, एप्टीट्यूड हो, हिंदी हो। और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग इस पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें चीज़ों को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। जो भी आपका लैंग्वेजेस होता है, हिंदी है, राइट, उसके बाद एक इंग्लिश लैंग्वेज हो जाता है। तो आज हम लोग जब इंग्लिश की बात करेंगे तो इसमें जो आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पेपर का क्या लेवल रहता है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये सब भी हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस के अलावा। ओके, तो इससे पहले मैं आपको जो भी चीज़ें हैं वो बताऊं। लेट मी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई चिल्ड्रंस डे की। और इसी उत्साह और इसी उल्लास के साथ हम लोग इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, जब हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे तो एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि जो आपका लैंग्वेज इंग्लिश पेपर रहता है इसमें टोटल 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है जिसे मैं करेक्ट करना चाहूँगा। टोटल आपका 23 क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। और ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज पे ही बेस्ड होता है। अब इसमें कुछ वोकैबुलरीज पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब डिफरेंट कैटेगरीज से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में। और आपको कितना अटेम्प्ट करना है ये पता चल गया, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफ़िकल्टी लेवल, इफ़ यू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ द पेपर, इस बार का जो पेपर सेट हुआ था, इस बार का जो PIQ सेट हुआ था, मैं बस आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। मतलब इफ़ यू फोकस ऑन द वर्ड स्टॉक्स, इफ़ यू फोकस ऑन द वोकैबुलरीज, यू विल बी एबल टू हैंडल द पेपर इन अ वेरी ईजी वे। अगर आप वोकैबुलरीज पे काम करते हो, अगर आप वर्ड्स पे काम करते हो, तो चांसेस बहुत हाई रहेगा कि आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। सेशन के दौरान मैं कुछ इंग्लिश में भी बातें करूंगा, सो प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप मेरी बातों को समझ सकें। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोगों का ऐप, तो बेसिकली मैंने आपको कहा कि एनसीईटी का जो आपका पेपर सेट होता है इसमें सिर्फ केवल इंग्लिश नहीं आता, और भी पेपर्स होते हैं, राइट। तो पूरी तरीके से तैयारी करने के लिए यू जस्ट हैव टू गेट थ्रू दी कंटेंट, यू जस्ट हैव टू गेट थ्रू दी material. Okay, so you can download our app from the Play Store and you can just enroll into the batch, NCET batch, and you will get all the contents available over there. जो भी contents हैं, जो भी अलग अलग हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, राइट। तो वहाँ से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। तो यू कैन जस्ट गेट थ्रू दी ऐप। हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, क्वेश्चन के मूव करने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपका पेपर सेट होता है इंग्लिश में, राइट, आपको फोकस्ड होके चीज़ों को समझ के अटेम्प्ट करना है। जब भी हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अक्सर हमें क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न होने लगता है कि ये मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस कन्फ्यूज़न की वजह से, उस डाउट की वजह से क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो जो भी पेपर आप सॉल्व करते हैं आप उसे बहुत कूलली एंड कामली सॉल्व करें। इस PYQ के थ्रू मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा, कुछ मेथडोलॉजीज भी बताऊंगा, साथ साथ में डिटेल्स के। ओके, अब देखिए, जब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक with the correct option to form a meaningful sentence, right? So we have been given a sentence with a blank and we have to fill it with the correct option. अब देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है, what dash do you take to walk? What dash do you take to walk? And you will be given 4 options here, right? आपको 4 options दिए गए हैं जो आपको ध्यान से देखना है। देखिए 4 options क्या क्या दिया हुआ है आपको, 4 options आपका क्या क्या दिया हुआ है, रूट, रूट, रूट्स एंड रूट। अब मुझे एक बात बताइए आप,
एक वर्ड दिया हुआ है आपका ROUT, राइट, एक वर्ड दिया हुआ है ROOT। डू यू नो द मीनिंग ऑफ ROUT? कुछ बच्चे का कहना होगा यस सर आई नो, कुछ बच्चे कह रहे होंगे नो सर आई डोंट नो। तो लेट मी टेल यू, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ROUT का मतलब होता है टू डिफीट, हराना, किसी को मात देना। और ये एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है, राइट। अब देखो रूट का मतलब तो पता है जड़, ये हमें पता है, ये एक नाउन है। आप सही बोल रहे हैं सर। तो अब मुझे एक बात बताइए आप, इफ़ यू फाइंड द सेंटेंस हियर, अगर आप इस सेंटेंस को पाते हैं तो आपको पता चलेगा कि व्हाट डैश डू यू टेक टू वर्क, कौन सा रूट आप लेते हैं काम पे जाने के लिए। तो क्या ये ROUT वाला रूट होगा? नो सर, मुझे जवाब मिल गया। क्या ROOT वाला होगा? नो सर। अब मुझे बताइए क्या ROUTES वाला होगा? अगेन यू गेट एन आंसर, नो सर। तो अब सिंपल सा है कि आप देख सकते हैं कि आपका जो 4 ऑप्शन है वो करेक्ट जा रहा है। तो यू जस्ट हैव टू टिक आउट the 4 option, the option number 4 that is ROUTE, जिसका मतलब होता है the way, इसका मतलब क्या होता है the way। और ये एक क्या है, ये एक नाउन है, ये क्या है, नाउन है। देखिए आप इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरीज को भी जान लीजिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि आप उसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे, वर्ड को सही तरीके से क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, राइट। अब देखिए इसमें मैं आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूं। वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन, ओके, एंड यू गेट अ कपल ऑफ ऑप्शंस, लाइक 4 ऑप्शंस आपको मिलता है, ओके, तो यूज द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। तब क्या होगा, आप मोस्ट प्रोबेबली जो है 2 ही ऑप्शंस के साथ आके रुकेंगे। तो 2 ऑप्शंस में दिमाग लगाना आसान हो जाएगा, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना भी क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर ये रूट तो होगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, तो इस दोनों के साथ हम लोग रुक जाते हैं। जब इस दोनों के साथ रुकते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे ये V5 फॉर्म है और ये बेसिकली नाउन का क्या है, प्लूरल नाउन फॉर्म में है, तो जो कि दोनों यूज नहीं होगा। तो आप देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी आप जान लीजिएगा कि ये फॉर्म इसका यूज होने वाला है, राइट, ये फॉर्म इसका यूज होने वाला है। तो ऑप्शंस के केस में एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है। हालांकि इफ यू नो द आंसर्स डायरेक्टली यू विल टिक इट आउट, आप आराम से टिक आउट कर देंगे, बट इफ यू डोंट नो तो यू कैन यूज इट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नाउ वी हैव गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम द वोकैबुलरी, द वर्ड स्टॉक। Choose the word opposite in meaning to the given word. So we have been given a word eradicate. Okay? हमें एक word दिया हुआ है, eradicate word दिया है। अब बोला क्या गया है, इसका एंटोनिम बनाना है, इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है, जिसको आप अपोजिट भी कह सकते हो। और सिनोनिम का मतलब क्या हुआ, सिमिलर वर्ड हुआ, राइट। अब देखिए इरेडिकेट का मतलब क्या होता है। अब देखो ये वोकैबुलरी से आ गया, तो मैंने आपको कहा ना कि किसी भी पेपर में, खास करके लैंग्वेज पेपर में, अगर आप हिंदी की बात करते हैं या इंग्लिश की बात करते हैं, राइट, तो इसमें अगर आपका शब्दकोश अच्छा है ना, वोकैबुलरी अच्छा है ना, तो चांसेस बहुत हाई है ना कि आप क्वेश्चंस को इजीली समझ भी पाओगे और अटेम्प्ट भी कर पाओगे, ओके। अब देखिए इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, इरेडिकेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय, राइट। अब देखिए इसका क्या हमसे पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, इसका क्या हमसे पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, राइट। अब बताओ रीस्टोर का मतलब क्या होता है, दोबारा स्टोर करना, किसी चीज को बचाना, टू सेव कहते हैं ना हम लोग कि इसे रीस्टोर करो, डाटा को रीस्टोर करो। डाटा को रीस्टोर करने का मतलब क्या होता है कि उसे फिर से लाओ, फिर से उसे सेव करो, राइट। अब बताओ एबॉलिश का मतलब क्या होता है, एबॉलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे आपको वर्ड आना चाहिए। रिमूव का मतलब होता है हटा देना, डिस्ट्रॉय का मतलब तो डिस्ट्रॉय होता ही है। तो अब मुझे एक बात बताइए, इरेडिकेट का मतलब भी डिस्ट्रॉय होता है या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या रद्द कर देना। अब इसका अपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को बचा लेना, किसी चीज़ को सेव कर लेना, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो अब देखिए इसके हिसाब से आप खुद मुझे बताएं आंसर क्या जाएगा हमारा, रीस्टोर जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन यू विल गेट अ क्लियर कट आंसर, दैट वुड बी द ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट वुड बी रीस्टोर, ओके। तो इसी तरह से आप टेक्निक लगा के, और अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। चलिए नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज बेसिकली द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेलिंग टेस्ट। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बाबू, ये एक स्पेलिंग टेस्ट क्वेश्चन है।
स्पेलिंग टेस्ट क्वेश्चन कैसे है कि इसमें क्या दिया होता है कि कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे आपको एंड यू विल बी आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। उस वर्ड का क्या करेक्ट स्पेलिंग है ना, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब देखिए, वी हैव बीन गिवन अ वर्ड असर्टेन, वी हैव बीन गिवन अ वर्ड असर्टेन। अब असर्टेन का ये स्पेलिंग तो नहीं होता है फॉर श्योर, असर्टेन का ये भी स्पेलिंग नहीं होता है, असर्टेन का ये भी स्पेलिंग नहीं होता है। तो असर्टेन का अगर आपको स्पेलिंग पता होगा तो आप डायरेक्टली इसमें आंसर कर सकते हैं कि हाँ सर मैंने पढ़ा है कि असर्टेन का स्पेलिंग होता है ASCERTAIN, असर्टेन। तो ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग वर्ड हो गया। और अब मुझे सर आप मुझे इसका मीनिंग भी बता दो। तो असर्टेन का मतलब होता है टू लुक फॉर, टू लुक फॉर कह सकते हो या टू फाइंड कह सकते हो। ये एक वर्ब है, मैं आपका इसका कैटेगरी भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, ये स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन था। स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ नहीं किया जा सकता है, आपको सिंपल स्पेलिंग पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यू विल मिस आउट दी क्वेश्चन, ओके, आप करेक्ट आंसर नहीं बना पाते हो। देखिए, ग्रामर का यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं जानते हो तो आप मिस आउट कर दोगे। ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसमें आपको वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट पता रहना चाहिए, तभी जाके आप चीज़ों को अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब। ये हमारा किससे रिलेटेड है? फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। अब बताओ फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तो फ्रेजल वर्ब कुछ नहीं होता है भाई, वर्ब का कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a verb along with an adverb or a preposition or something else। एक verb का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक verb भी होता है और उसके साथ साथ कभी preposition आ जाता है, कभी कोई adverb आ जाता है, राइट। और उसका एक combined मीनिंग कुछ अलग होता है। जैसे walk का मतलब क्या होता है? वॉक का मतलब चलना होता है, राइट। लेकिन वॉकआउट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना, सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो जब भी हम लोग फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे ना, तो इट हैज़ नॉट अ सेपरेट मीनिंग। इसका कोई एक सेपरेट मीनिंग नहीं होता, इट हैज़ अ कंबाइंड मीनिंग, इट हैज़ अ कंबाइंड मीनिंग, ओके। अब देखिए, फ्रेजल वर्ब्स आपको दिया हुआ है और आपको किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में दिया हुआ है। देखिए, पहला क्या है आपका? वॉक ओवर। दूसरा क्या है आपका? वॉकआउट। तीसरा वॉकअप। फोर्थ वॉक ऑफ विथ। अगेन ये वोकैबुलरी के सेक्शन में है। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट करता हूँ, जिस भी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का जब भी क्लास होता है तो मैं इस बात को बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, इफ़ योर वर्ड स्टॉक्स आर फैबुलस यू आर गोइंग टू टैकल द पेपर इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। अगर आपका वर्ड स्टॉक अच्छा है ना, डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाने वाला है, लैंग्वेज के केस में खास करके। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे वॉक ओवर का मतलब, वॉक ओवर का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा हम लोग सेंस से भी समझते हैं। जिन्हें पता है वो तो डायरेक्टली बना देंगे इसका आंसर, लेकिन सर अगर मुझे नहीं पता हो तो हम कैसे किसी चीज़ को अटेम्प्ट करें, ये भी थोड़ा बता दीजिए। अब देखिए, वॉक ओवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे चल जाना। कहते हैं ना कि हम लोग इस पर वॉक ओवर कर दें, मतलब क्या? वॉक ओवर, किसी के ऊपर से गुजर जाना। वॉक ओवर, ओवर का मतलब ऊपर, वॉक का मतलब चलना, तो उसके ऊपर से गुजर जाना। उसके ऊपर से गुजरने का मतलब क्या हुआ? उसे पार कर जाना, उसे क्रॉस कर जाना। क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ? जीत लेना, ठीक है। तो वॉक ओवर का मतलब क्या होगा? आप किसी चीज़ को अगर क्रॉस कर जाते हो, अगर आप उसको पार कर जाते हो, कहते हैं ना हम लोग मुश्किलों को पार कर गए, मतलब क्या? आप जीत गए ना, आप विक्ट्री अचीव कर लिए ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वॉक ओवर का मतलब क्या हुआ? टू विन ईजिली। क्या हुआ? टू विन ईजिली। अब देखिए, मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज के केस में भी एलिमिनेशन मेथड लगाइए, उसी तरह से मैच द फॉलोइंग के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई एक ऑप्शन भी मैच कर जाता है ना, तो आप तुरंत मैच द फॉलोइंग में जाइए और देखिए, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ मिल जाता है तो वही आपका आंसर होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ए का हमारा क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो कौन से ऑप्शन में ए का सेकंड है? देखिए, आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही ए का सेकंड है, और किसी में है क्या? नहीं है। सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली आपका आंसर तो यही हो गया, है कि नहीं है? ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4, डी का 3। लेकिन चलिए हम लोग मीनिंग भी जान लेते हैं। ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो जब आपका ऑप्शन मिल जाए, ओके। वॉक ओवर का मतलब क्या होता है? टू विन इजिली। वॉकआउट का मतलब मैंने आपको बताया अभी तुरंत कि टू वॉक कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स समथिंग, ओके। टू वॉक कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स समथिंग। वॉक ऑफ विथ का मतलब मैंने अभी आपको इस ऑप्शंस के थ्रू भी बता दिया।
सिंपल सा मतलब होता है इसका, अगर आप देखिएगा, सॉरी वॉकअप है पहले। वॉकअप का मतलब क्या हो गया? वॉकअप का मतलब हो गया टू लीव सडनली इन एंगर, एकदम गुस्से से किसी भी चीज़ को छोड़ के चले जाना। और वॉक ऑफ विथ का मतलब क्या हो गया? टू ट्रीट समबडी बैडली। तो व्हेन यू नो द फर्स्ट ऑप्शन एंड व्हेन यू डोंट फाइंड अदर्स ऑप्शन रिलेटेड टू दैट, तो आप उस मैच द फॉलोइंग के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग पता है तो यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आंसर मिल गया आपको। वॉक ओवर का हो गया हमारा टू विन इजली, वॉक आउट का हो गया हमारा वॉक कॉन्फिडेंटली, वॉक अप का हो गया हमारा टू लीव सडनली इन एंगर, वॉक ऑफ विथ का हो गया हमारा टू ट्रीट समबडी बैडली, जैसा कि हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब का ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रेपोजिशन से आ गया। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशन का मतलब सिंपल होता है नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, किसी भी दो वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल और बुक के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा रहा है। द कैट इज अंडर द टेबल, तो वहाँ पे कैट और टेबल के बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, और जो कि एक नाउन है और दूसरा भी नाउन है, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशंस को अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या होगा, बहुत बेहतर रहने वाला है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये तो समझ आ गया सर। Affix a revenue stamp and put your signature dash it. So we have been given 4 options here, like 4 prepositions here. The first is up, the second is upon, the third is above, the fourth is over, right? And we have got 4 options here, 4 preposition up. अब up का मतलब आपको पता है पोजीशन से रिलेटेड होता है, अप डाउन। ओके, और एडवर्ब हो गया, पोजीशन से रिलेटेड हो गया आपका। अपॉन का मतलब आपको पता है, अपॉन और ऑन में सिमिलैरिटी होता है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, सिनोनिमस होता है, सिनोनिमस होता है, सॉरी सिनोनिमस होता है, मतलब सिमिलर होता है। अपॉन का मतलब अगेन पोजीशन से रिलेटेड होता है, लेकिन जब हम लोग कॉन्टैक्ट में रखते हैं, जैसे देखो द पेन इज अपॉन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, राइट। लेकिन अगर आप बोलोगे सर क्या एक बेसिक सा कोई डिफरेंस है, तो हाँ डिफरेंस है कि जनरली अपॉन का प्रेपोजिशन के अलावा जो है और जगह हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे देखो वंस अपॉन अ टाइम अक्सर हम लोग स्टोरीज़ में या रिटेलिंग में यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, ऑन जो है हमारा बहुत ही थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है और अपॉन जो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल फॉर्म है, ये थोड़ा फॉर्मल यूज है। ऑन क्या है हमारा फॉर्मल यूज़ है, लेकिन अपॉन क्या है थोड़ा इनफॉर्मल है। और ज़्यादातर जो है लिटरेरी राइटिंग में अपॉन का यूज़ होता है। हालांकि दोनों का जो मीनिंग है ऑलमोस्ट सिनोनिमस है। सिनोनिमस का मतलब क्या होता है, सिमिलर है। ओके, एबव का मतलब पता है आपको, जो कि ऊपर हो लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं हो बिल्कुल भी। जैसे द प्लेन इज एबव माई हेड, मतलब हम लोग के सिर के बहुत ऊपर है, कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, राइट। कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी क्या है, नहीं है, उस एरिया से क्या है, अनबाउंडेड एरिया में है। जैसे एक बात आप बताइए, द कैप इज ओवर द हेड है, राइट, द फैन इज ओवर द हेड है। लेकिन अगर हम बोलते हैं द प्लेन इज ओवर द हेड, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है जनरली। मतलब क्या हुआ कि वो उस एरिया में आ गया, राइट। लेकिन हम बोलते हैं द प्लेन इज एबव आवर हेड, मतलब क्या वो बहुत ऊपर है और कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, और साथ साथ में क्या है उसका एरिया बाउंडेड नहीं है, वो अनबाउंडेड एरिया में है, बाउंडलेस एरिया में। तो एबव का वो सेंस हो जाता है। अब ओवर का मतलब मैंने आपको बता दिया। ओवर का मतलब जनरली क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को पोजीशन से रिलेटेड नहीं होता है जनरली, ओके, और वो कॉन्टैक्ट में भी होता है, राइट। तो इसलिए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जनरली जो है एफिक्स अ रेवेन्यू स्टाम्प एंड पुट योर सिग्नेचर ओवर इट, ये सूटेबल प्रपोजिशन हमारा जाता है, राइट। ये सूटेबल प्रपोजिशन हमारा जाता है। तो ये आपका आंसर जो है ये सिंपल सा हो जाएगा, ओवर यहाँ पे जाना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रपोजिशन जो है ना बड़ा डेंजर चीज़ है। ग्रामर में प्रपोजिशन टॉपिक बड़ा डेंजर है। इसलिए डेंजर है ना बाबू, क्योंकि आप ये कभी नहीं डिफाइन कर सकते हो कि एक प्रपोजिशन जो है ना एक सेंटेंस में एक ही जगह एक ही तरीके से यूज़ होगा। सिमिलर प्रपोजिशन डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट ट्रिकी। कभी भी आप प्रपोजिशन को मास्टरी जनरली नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको बेहतर करना चाहते हो तो इसका एकमात्र तरीका है कि आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, क्योंकि डिफरेंट सेंटेंसेस के डिफरेंट तौर तरीके होते हैं प्रपोजिशंस को यूज़ करने का। ओके, तो हालांकि वी हैव गॉट एन आंसर दैट इज ओवर, दैट इज ओवर, सच अ नाइस वर्ड।
ओके, सो अब अगेन आ गया हमारा सिनोनिम से क्वेश्चन, सिमिलर वर्ड, सिनोनिम से क्वेश्चन आ गया, देखो वोकैबुलरी से क्वेश्चन आ गया, ग्रेट। अब रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है? जिसे पता है वो तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे। रेलिंक्विश का मतलब होता है टू गिव अप, किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, टू गिव अप। क्या होता है? टू गिव अप। अब देखिए यहाँ पे हमारा दो वर्ड्स है जो इससे मैच कर रहा होगा, जो हमें यहाँ पे आंसर लगाना है। पहला क्या है? पजेस का मतलब होता है टू ओन का मतलब क्या हुआ? अपने आप पे उसका हक दिखाना, ओन करना उसे। रिनाउंस का मतलब अगेन होता है टू गिव अप। एब्डिकेट का मतलब भी होता है सेम, टू गिव अप। डिनाई का मतलब तो होता है टू डिसरिगार्ड और टू लीव और डिसरिगार्ड। तो अब मुझे एक बात बताइए कि सूटेबल जो है यहाँ पे, सबसे सूटेबल क्या हो जाएगा हमारा? ये दोनों सूटेबल है ना बी और सी सूटेबल है ना, राइट? बी और सी सूटेबल है, रिनाउंस और एब्डिकेट। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी, जो कि है हमारा 4 नंबर, क्योंकि एब्डिकेट का भी एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू गिव अप, या रिनाउंस का भी एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू गिव अप। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एंटोनिम और सिनोनिम में खास करके एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो ऑप्शंस होना चाहिए वो मोस्ट सिमिलर या मोस्ट अगेंस्ट होना चाहिए या मोस्ट अपोजिट होना चाहिए। थोड़ा सा से काम नहीं चलेगा, जो उसके सबसे एक्यूरेसी को छू रहा हो, जो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन हो, उसके साथ हम लोग आगे जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एब्डिकेट जो है और रिनाउंस जो है ये इसका एक्यूरेट सिमिलैरिटी को शो कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद दिस 2 ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम अदर्स ऑप्शंस गिवन इन द पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। बहुत बढ़िया। चलिए अब लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर। अगेन देखिए मैंने आपको कहा ना वोकैबुलरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलर वर्ड आ गया आपका, सिनोनिमस वर्ड आ गया, गैरलेस का मतलब जिन्हें पता है वो डायरेक्ट आपको बता देंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा इसका वर्ड मीनिंग भी जान लेते हैं। ओके, गैरलेस क्या ऑप्शन पहला दिया? क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू, जो झगड़े में इंटरेस्टेड होता है, झगड़ालू। फुलिश का मतलब बेवकूफ़। टॉकेटिव का मतलब बात करने वाला। डोमिनेटिंग का मतलब जो अपना हक जताते रहता है, डोमिनेट करते रहता है, अपना वर्चस्व हमेशा दिखाते रहता है। ओके, तो अब देखिए गैरलेस का मतलब होता है जो बातूनी होता है ना, हम कहते हैं कि तुम बहुत बात करते हो, मतलब तुम बातूनी हो। तो बातूनी का जो इंग्लिश वर्ड होता है उसे हम लोग टॉकेटिव भी कहते हैं या चैटर बॉक्स भी कहते हैं। हालांकि गैरलेस यहाँ पे एग्जेक्टिव है, इसका कैटेगरी क्या है? एग्जेक्टिव है। तो यहाँ पे जो टॉकेटिव है ये हमारा एग्जेक्टिव है, तो इसलिए ये हमारा टॉकेटिव क्या जाएगा? ऑप्शन चले जाएगा। मैं आपको ग्रामेटिकल कैटेगरी भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ग्रामेटिकल कैटेगरी जान जाएंगे तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे सही तरीके से। ओके, तो यू विल गेट एन आंसर हियर, वेरी क्लियर आंसर। गैरलेस का मतलब क्या हो गया? टॉकेटिव, द वन हु टॉक्स अ लॉट, अ चैटर बॉक्स। हालांकि चैटर बॉक्स एक नाउन है, याद रखिएगा। चैटर बॉक्स क्या है? एक नाउन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब ये हमारा आ गया जंबल वर्ड्स, इसको आप कहते हैं रीअरेंजिंग भी कहा जाता है, रीअरेंजिंग भी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें सेंटेंसेस अरेंज्ड नहीं है, आपको उनको एक सही सेंटेंस अरेंज करके देना है ताकि उसका जो मीनिंग है वो बहुत क्लियर कट आए, कंप्लीट मीनिंग आए, मीनिंगफुल सेंस कन्वे करे। ओके, अब देखिए 4 आपको ऑप्शंस दिए गए। ओके, सॉरी ये एडिटिंग से आ गया, सॉरी ये 4 ऑप्शंस देख के मुझे लगा कि ये आपको रियल में नहीं, ये एडिटिंग से क्वेश्चन आ गया। ये हमारा किससे क्वेश्चन आ गया? एरर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है? एरर बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब क्या? देयर विल बी एन एरर इन द सेंटेंस, आपको उसको रेक्टिफाई करना है या आप उसको आइडेंटिफाई करना है। वो ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। अच्छा, ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लियरली। यहाँ पे देखिए, ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन द पास्ट। डू यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ एरर इन द सेंटेंस? आपको क्या लग रहा है, कोई एरर हो सकता है क्या? He wasted a lot of money in the past। मुझे तो नहीं लग रहा है सर। यहाँ पे टेंसेस भी सही यूज हो रहा है सर, प्रोनाउन भी सही यूज है, सेंटेंस का मीनिंग भी निकल रहा है सर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सही है, मतलब ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल सही है सर। ओके सर, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन सर ये सेंटेंस सही साउंड कर रहा है। आई स्टिल हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट इन द बैंक, ये भी सही है क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो अगेन यहाँ पे ग्रामर इसका सही जा रहा है, सेंटेंस बिल्कुल सही है।
द ट्री हैज़ फ्यू चेरीज दैन दैट वन। अब देखिए 3 अगर सेंटेंसेस सही हैं तो ऑब्वियस सी बात है एरर तो फोर्थ में ही है, लेकिन देखो एग्जाम के लिए तो ठीक है, ऑप्शंस बना दिया आपने, सही हो गया आपका, वेल एंड गुड, लेकिन हमें उसका मीनिंग भी जान लेना अच्छा रहता है ताकि हमें नॉलेज आ जाए। ओके, तो आप देखिए हम लोग मीनिंग भी जानते हैं इसका अच्छे से और रीज़न भी समझते हैं आखिर क्यों ऐसा हुआ। दिस ट्री हैज़ फ्यू चेरीज दैन दैट वन। अब देखो फ्यू चेरीज दैन दैट वन। अब मुझे एक बात बताइए, देन आ गया ना, THAN वाला देन आ गया ना? हाँ सर आ गया। तो क्या ये कंपैरिजन दिखा रहा है? हाँ सर दिखा रहा है। क्या ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक है? हाँ सर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक है। उसमें से क्या है सर, कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है? यस सर शो कर रहा है, आप सही बोल रहे हैं। अब बताइए ये कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है। हमें पता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में 3 डिग्रीज होती है, आपका पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव हो गया, सुपरलेटिव हो गया, राइट? 3 डिग्रीज होती है ना। अब देखो इसमें कौन सा ये डिग्री आ गया? कंपैरेटिव डिग्री आ गया, जिसमें कंपैरिजन यूज हो जाए। तो देन आता है ना उसके साथ? यस सर देन तो आता है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या यहाँ पे फ्यू होगा या फ्यूअर होगा? टेल मी फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? फ्यूअर होता है ना, FEWER। यू गॉट एन आंसर। इसलिए आपको पता चल गया कि सेंटेंस में क्या है, एरर है, और हमारा आंसर क्या होगा? फ्यूअर होगा। ओके ओके, सो वी हैव गॉट एन आंसर, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये फ्यूअर हो जाएगा। सर मुझे रीजन भी समझ आ गया और हमारा आंसर भी निकल गया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगेन यहाँ पे स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारा। देख रहे हो ना, बार बार घूम फिर के चीज़ें वर्ड्स पे ही आ रही है, बार बार घूम फिर के चीज़ें वोकैबुलरीज पे ही आ रही है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने वर्ड स्टॉक को, वर्ड पावर को सुपर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी हम लोग हैं चीज़ों को अच्छे से सीखने के लिए और सिखाने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे वर्ड है फैसिमिली। फैसिमिली एक वर्ड है, देखिए। अच्छा मैं तो सही ही लिख दूंगा हालांकि, लेकिन चलिए मैं बता ही देता हूँ। फैसिमिली पढ़ते हैं इसे, फैसिमिल मत पढ़ दीजिएगा, फैसिमिली। ओके, फैसिमिली पढ़ते हैं। तो इसमें सही स्पेलिंग वर्ड क्या है? तो फैसिमिली का सही स्पेलिंग जो है आपका फर्स्ट ही जाता है। ओके, ये सब इसका रॉन्ग स्पेलिंग है। ओके, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, थैंक यू। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका मीनिंग क्या है सर? फैसिमिली का मतलब होता है टू कॉपी करना। ओके, कॉपी करना, किसी भी चीज़ का कॉपी करना। टू कॉपी अ पीस ऑफ राइटिंग और एनीथिंग, किसी भी चीज़ का कॉपी करना। ओके, फैसिमिली इज टू कॉपी अ पीस ऑफ राइटिंग और आर्ट और फूड एनीथिंग एल्स। ओके, तो फैसिमिली का मतलब क्या हुआ? कॉपी करना किसी भी चीज़ का, और इसलिए इसका जो सही स्पेलिंग होगा वो होगा FACSIMILE, फैसिमिली। ओके, तो दिस वुड बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब आया रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। रीअरेंजमेंट में करना क्या है? द सेंटेंसेज आर नॉट अरेंज्ड, यू हैव टू अरेंज द सेंटेंसेज इनटू मीनिंगफुल एंड कंप्लीट सेंस। ओके, अब देखिए पहला ए ऑप्शन है ना, तो पहला ए ऑप्शन क्या है? सिंपल सा देखिए वर्ड है, द एस्किमोस एंड द रेड इंडियंस, a few of specimens of this aquatic animal by a very difficult method since the beginning of history have managed to catch। अब रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। एक बात बताइए, एक सेंटेंस का एक सिंपल स्ट्रक्चर क्या है? सर सिंपल स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सही। तो जब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इसी पे बेस्ड कर लीजिए ना आप। सबसे पहले आप पिक करिए कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा। उसके बाद पिक करिए सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब क्या होगा। उसके बाद पिक करिए अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब देखिए मुझे एक बात बताइए आप कि द एस्किमोस एंड रेड इंडियंस अ फ्यू स्पेसिमेंस सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री हैव मैनेज्ड टू कैच। तो अगर हम लोग इसको सब्जेक्ट मानते हैं एक सेकेंड के लिए, राइट, रेड इंडियंस वाले पॉइंट को अगर सब्जेक्ट मानते हैं, तो ए के साथ क्या आया? वर्ब आया, तो एडी हो गया। तो क्या कहीं पे भी एडी आपको दिख रहा है क्या? कहीं पे भी क्या आपको एडी दिख रहा है? नहीं सर, ए बी तो दिख रहा है लेकिन एडी तो नहीं दिख रहा है। इसका होता हम लोग गलत कंसीडर कर रहे हैं। यस सर, गलत कंसीडर कर रहे हैं।
ये पॉइंट भी समझ आ गया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शंस पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऑप्शन से आपको डायरेक्शन मिलेगा कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, और आप कम से कम समय में जो है चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाए। जब भी आपको MCQs क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है नीचे से ऊपर जाइए, मतलब क्या ऑप्शंस को देखते हुए आगे बढ़िए। डायरेक्ट आ रहा है आपको आंसर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो ऑप्शन से आप अपने क्वेश्चंस पे जाइए। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, और कम समय में आप चीज़ों को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका टाइम फ्रेम भी कम होगा, आपका एक्यूरेसी भी हाई रहेगा। ओके, अब देखिए ये ऑप्शन तो मैच नहीं किया, नो सर नहीं मैच कर रहा है, तो सिंपल सा बात है ना कि मैच कौन सा करेगा। अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, सब्जेक्ट तो हमें रखना है, तो सब्जेक्ट तो रखना ही है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग इसको सब्जेक्ट रखते हैं 1 सेकेंड के लिए, A few of a specimen of this aquatic animal by a very different method have managed to catch the scones since the beginning of history। ये भी उतना मैच नहीं कर रहा है, ये भी उतना क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। और अगर हम इसको सब्जेक्ट रखते थे क्या, BD, ठीक है BD सही है, ये भी पॉइंट समझ आया। कैच, व्हाट कैच, ओके ये पॉइंट भी समझ आ रहा है। तो यहाँ से देखिए B और D सही है सर, BD के बाद क्या है सर, A है सर, सही है सर, सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री सही है सर। तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है BDAC? तो हम लोग पढ़ के देखते हैं एक बार। ये पहला पॉइंट हम लोग रख देते हैं, ये दूसरा पॉइंट रख देते हैं, ये तीसरा पॉइंट रख देते हैं, और ये चौथा पॉइंट रख देते हैं। A few specimens of this aquatic animal by a very difficult method have managed to catch the Eskimos and Red Indians since the beginning of history। मीनिंग एक लेवल पे आ रहा है, ओके लेकिन अब इसको हम एक और बार एक्सपेरिमेंट करके रिवर्स करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले हम C को रखते हैं। अगर हम लोग C को रखेंगे तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री द एस्किमोस CA को रखते हैं। तो ये मान लीजिए हम लोग रखते हैं CA को रखते हैं, CA वाला पॉइंट सेकंड ऑप्शन अगर हम रखते हैं। देखिए आपका पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, हटा दीजिए उसको, दूसरा ऑप्शन भी आपका हट जाएगा, हटा दीजिए इसको। अब 2 ऑप्शंस के साथ आप बचे, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। CADB भी मिल गया हमारा, राइट। उसके बाद देखिए BDAC भी मिल रहा है, ओके। इस दोनों में कहीं ना कहीं हमारा क्या है, सिमिलैरिटी मैच कर रहा है। बट व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर सर, प्लीज टेल मी। अप्रोप्रिएट सिंपल है, देखो सब्जेक्ट को पिक करना है आपको। अगर हम लोग इसको सब्जेक्ट रखते हैं, द एस्किमोस एंड रेड इंडियंस को सब्जेक्ट रखते हैं, और तब हम लोग इसको वर्ब्स को देते हैं, तो क्या सेंटेंस हमारा बन के आता है, क्या बन के आता है, द एस्किमोस एंड रेड इंडियंस हैव मैनेज्ड टू कैच a few specimens of this aquatic animal by a very difficult method since the beginning of history। ये भी एक पॉइंट आ गया। अब देखिए अगर हम लोग इसको रखते हैं पॉइंट, C वाले को रखते हैं, since the beginning of history A number the Eskimos and the Red Indians have managed to catch a few specimens of this aquatic animal by a very difficult method। तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच कर रहा है। अब लास्ट ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं सिंपली, BDAC। B क्या है हमारा सर, B तो ये a few specimens है। T क्या है हमारा सर, ये हमारा वर्ब आ जा रहा है। A क्या है सर, ये हमारा नाउन आ जा रहा है। अब देखिए लास्ट क्या है, C आ रहा है। C क्या है हमारा सर, सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री आ रहा है। तो अब मुझे एक बात आप बताइए खुद कि आपको क्या लगता है कि क्या अप्रोप्रिएट हमारा पिकअप होना चाहिए यहाँ पे, क्या हमारा यहाँ पे चॉइस होना चाहिए। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि हमें जाना चाहिए सब्जेक्ट के फॉलो अप करते हुए, हमें मूव ऑन करना चाहिए किसके साथ, सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री द एस्किमोस एंड रेड इंडियंस हैव मैनेज्ड टू कैच अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वाटिक एनिमल बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड। तो मैं सोच रहा हूं कि इसको फॉलो करते हैं हम लोग, बी को, BDAC वाला पॉइंट मुझे ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वाटिक एनिमल बाय वेरी डिफिकल्ट मेथड हैव मैनेज्ड टू कैच द एस्किमोस एंड रेड इंडियंस सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री। लेकिन ये भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो लेट्स गो विद दी ऑप्शन नंबर, व्हाट यू से, 2 और 3। सो आई थिंक टू गो विद दी ऑप्शन
सेकेंड वुड बी बेटर, CADB। CADB को हम लोग देख लेते हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री द एस्किमोस एंड रेड इंडियंस हैव मैनेज्ड टू कैच अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वाटिक एनिमल बाय वेरी डिफिकल्ट मेथड। हाँ, ये मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो CADB इस ऑप्शन के साथ मैं जाना चाहूँगा। ओके, चलिए रीअरेंजमेंट में थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि मीनिंग जो है ओवरलैप कर जाता है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अब हम लोग आगे अगेन रीअरेंजमेंट में बढ़ते हैं। अगेन देखिए रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आ गया, फिर अगेन मीनिंग ओवरलैप करेगा, तो चलिए आसान है, बन जाएगा। द नॉकिंग वर स्टिल इन द हाउस फॉर सम टाइम ऑल्दो द एकोज ऑफ इट सीज्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पिक करो, द नॉकिंग, सही बात है, सब्जेक्ट पिक हो गया हमारा, द नॉकिंग। अब इसके हिसाब से क्या पिक करो, वर्ब पिक करो। अब देखिए वर्ब अगर आप पिक करेंगे तो वर्ब यहाँ पे वर्ड भी है, वर्ब यहाँ पे सीज्ड भी है। सीज मतलब रुकना, स्टॉप। सीज का मतलब क्या हुआ, स्टॉप, रुक जाना। तो अब मुझे बताइए द नॉकिंग जो है, नॉकिंग तो नाउन है और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब तो प्लूरल आएगा नहीं, तो द नॉकिंग वर्ड तो होगा नहीं, द नॉकिंग वर्ड तो होगा नहीं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आएगा, सही बात है। लेकिन क्या द नॉकिंग नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है? सर सिंगुलर है, तो कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा सर। लेकिन वर्ड क्या है सर, प्लूरल वर्ब है, तो क्या आएगा, वर्ड आएगा, नहीं आएगा सर। तो अब क्या आएगा, सीज्ड आएगा। सीज्ड जब दिखेंगे तो द नॉकिंग सीज्ड फॉर सम टाइम, तो क्या हो गया, ए ई सही है, सी सही है, फॉर सम टाइम, DB ऑल्दो द echoes ऑफ इट वर स्टिल इन द हाउस, ये भी है, AECDB। ये ऑप्शन तो पहला हमारा मैच कर गया। क्या हम लोग इसको पहले रख सकते हैं, ऑल्दो द echoes ऑफ इट वर स्टिल इन द हाउस द नॉकिंग सीज्ड फॉर द टाइम। इसको ये पहला आंसर तो हमारा मिल गया है डायरेक्ट। अब हम लोग इसको अदर्स को भी मैच कर लेते हैं, देखते हैं अगर कोई और ज़्यादा अप्रोप्रिएट आ जाए। DACB, डी क्या है हमारा, ऑल्दो द echoes ऑफ इट, नहीं डी तो मैच नहीं करेगा, डी के बाद ए नहीं आएगा, तो ये तो क्लियर है। अब आते हैं ABCDE में आते हैं। ए क्या है, द नॉकिंग सही है, बी क्या है, बी अगेन ये मैच नहीं करेगा, द नॉकिंग के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, तो ये भी मैच नहीं करेगा हमारा। अब आते हैं AD, द नॉकिंग ऑल दो echoes है, ये भी मैच नहीं करेगा। तो बेसिकली हमारा क्या आंसर हो गया, AECDB। ए क्या हो गया हमारा, द नॉकिंग, ई क्या हो गया, सीज्ड हो गया, सी क्या हो गया, फॉर सम टाइम हो गया, डी क्या हो गया, ऑल दो द echoes ऑफ इट वर स्टिल इन द हाउस। द ऑप्शन वुड बी, सॉरी द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब हम लोग फिर मैच द फॉलोइंग पे आते हैं, और ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया। ये हमारा क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है तो डायरेक्ट आप बना दीजिएगा, अदरवाइज आपको स्ट्रगल करना होगा। कुछ आप अपना कॉमन सेंस लगा के चीज़ों को थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं, एजम्पशंस लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी पता होना बहुत ज़रूरी है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें न भगवान के होने पे विश्वास है ना होने पे विश्वास है, मतलब वो क्वेश्चनेबल होते हैं, ना वो ये मानते हैं कि भगवान नहीं है, ना वो ये मानते हैं कि भगवान है, ना वो थीस्ट है ना एथिस्ट है। ओके, दोनों में से कोई नहीं है, क्वेश्चनेबल है वो। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एग्नोस्टिक क्या हो जाएगा हमारा, अ वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। इसे श्योरिटी ही नहीं है। एक होता है जो थीस्ट होता है, जिसे पता है कि भाई है भगवान, एक होता है एथिस्ट, जिसे पता है भाई भगवान नहीं है। लेकिन एग्नोस्टिक क्या होते हैं, इन्हें ना पता है ना है या नहीं है, इसलिए इनको श्योरिटी ही नहीं होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक हिसाब से, 4। तो एक हिसाब से 4 कहाँ गया, देखिए आपका डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन से आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं बाबू, कोई ज़्यादा बिग डील नहीं है। तब तो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए रीअरेंजमेंट में जो है ना कभी कभी आंसर्स वेरी भी करता है। ओके, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए ये ऑप्शन तो हो गया। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो, तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मैं मीनिंग बताता हूँ, हालांकि आंसर तो मिल चुका है ऑलरेडी। हाइपोकॉन्ड्रियाक, हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब होता है जो अपने हेल्थ को लेके एक्सट्रीमली मतलब कॉन्शियस हो, इतना कॉन्शियस हो कि भाई उंगली में भी दर्द है तो उसे लगे कि लगता है पैरालिसिस मार दिया, मतलब एक्सेस
कॉन्शियस होना अपने हेल्थ के प्रति, जो कि उसके बीमारी का कारण भी बनता है कि इतना वो परेशान होता है कि उसी से वो परेशान हो जाता है या बीमार पड़ जाता है। तो ये हो गया इसका। उसके बाद देखिए सोमनिलोक्विस्ट का मतलब होता है जो नींद में बड़बड़ाते रहता है, सोमनिलोक्विस्ट। तो आपका आंसर भी मिल गया और आपको मैंने मीनिंग भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल सा है, प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका। कैन यू पे डैश फॉर आर्टिकल्स, तो सिंपल है, आउट तो होगा नहीं। कैन यू पे आउट ऑल दिस आर्टिकल्स, कैन यू पे फॉर ऑल दिस आर्टिकल्स, कैन यू पे ऑफ, ऑफ तो होगा नहीं, सिंपल सा, अप तो होगा नहीं, फॉर या आउट में कंफ्यूजन है। तो अब एक सिंपल सा बात बताइए, अब मुझे एक सिंपल सा बात बताइए, फॉर का यूज कब होता है, फॉर का यूज कब होता है? फॉर का जनरली हम लोग पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पर्पस के लिए यूज करते हैं, आपको पता है। हालांकि फॉर प्रीपोजिशन पर्पस के लिए भी यूज होता है और कभी कभी जो है डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है। टू को भी हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, राइट। और जब हम लोग पे आउट कहते हैं तो पे आउट का मतलब होता है चुकता कर देना किसी भी चीज़ को, राइट। वी हैव पेड आउट द फीस, ओके, तो पे आउट कर देना। तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हो जाना चाहिए? कैन यू पे डैश ऑल दिस आर्टिकल्स, व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें जाना चाहिए कैन यू पे फॉर ऑल दिस आर्टिकल्स। क्या इस आर्टिकल्स के लिए आप पे कर सकते हैं? कैन यू पे आउट ऑल दिस आर्टिकल्स? तो आई वुड गो विथ फॉर, ओके। कैन यू पे फॉर, हमारा पर्पस क्या है पे करने का? टू गेट दिस ऑल आर्टिकल्स, ओके। तो आई थिंक दैट द आंसर कुड बी, आंसर हो सकता है आपका फॉर। तो कैन यू पे फॉर ऑल दिस आर्टिकल्स, ओके। जब हम लोग आर्टिकल्स पब्लिश कराते हैं तो वी नीड द मॉनिटरी सपोर्ट। चलिए, इट वॉज अ चैलेंज टू डैश अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रिजनर। अगेन यहाँ पे वर्ब वाला पॉइंट आ गया। देखिए टू है तो टू प्लस V1 वाला पॉइंट आएगा, टू प्लस V1 वाला पॉइंट आएगा, जिसको इन्फिनेटिव कहते हैं, राइट। इसको क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। इसमें से आपको वर्ब दिया हुआ है, वर्ब को आपको सही वर्ब को चूज करना है, राइट। सबसे पहले तो एक पॉइंट डायरेक्ट समझ जाओ, यहाँ पे टू प्लस V1 आएगा, टू प्लस V1 आएगा तो सिंपल सी बात है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। नाउ वी हैव टू गेट थ्रू ऑल द वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑल्सो, मीनिंग्स को भी हमें समझना है, ओके। अब देखिए इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है अनलॉफुल, अनलॉफुल। ये एक एग्जेक्टिव है, इट्स एन एग्जेक्टिव, इट्स एन एग्जेक्टिव। सो इफ द वर्ड इज एन एग्जेक्टिव एंड वी नीड अ वर्ब हियर टू कंप्लीट द इन्फिनेटिव, सो हाउ कुड इट बी द आंसर? आंसर तो नहीं हो सकता है, राइट। सो दिस वुड बी द एलिमिनेटेड आंसर, ये एलिमिनेटेड आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, गॉट इट। If you go to the next word, it is again a wrong word because the spelling is incorrect, okay? अब देखिए, क्योंकि illicit का तो ये स्पेलिंग है। अब देखो ELICIT का मतलब अगर आपको पता हो तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा कि illicit का मतलब होता है to draw a fact from somebody, ओके, टू ड्रॉ अ फैक्ट फ्रॉम समबडी। किसी भी चीज़ से कोई चीज़ निकलवाना, किसी भी चीज़ से कोई चीज़ निकलवाना। तो इसलिए ये इसका सही स्पेलिंग है, तो ये आंसर तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा यही जाएगा। ये एक वर्ब भी है, ये क्या है? एक वर्ब भी है। तो वर्ब है तो टू प्लस V1 का फॉर्मेट आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा एंड द आंसर वुड बी 3। इलिसिट, ELICIT मतलब होता है टू ड्रॉ फैक्ट और समथिंग फ्रॉम समबडी, ओके। चलिए, कभी कभी गर्मी लगने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेकंड दीजिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, जस्ट वेट अ मिनट।
चलिए, तो अब देखिए एक्सोडस ये एक वर्ड है, ओके। इसका क्या पूछ रहा है बस हमसे, अपोजिट पूछ रहा है। तो एंटोनिम अगर आपको पता है तो आप जाने। सबसे पहले मैं आपको एक्सोडस का मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है द डिपार्चर ऑफ पीपल, राइट। आप कह सकते हो मास डिपार्चर, मतलब बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में। किस स्केल में? लार्ज स्केल डिपार्चर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इन अ लार्ज स्केल, इन अ लार्ज स्केल, ओके। तो अब देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया डिपार्चर। अब इसका अपोजिट कह रहा है होम कमिंग का मतलब क्या हुआ? लौटना, रिटर्निंग, रिटर्न हुआ। रिस्टोर का मतलब अगेन वापस हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनफ्लक्स जो होता है ना, इनफ्लक्स जो है ना, इसका अपोजिट सेंस हो जाता है। क्योंकि इनफ्लक्स का मतलब होता है द अराइवल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, दूसरे प्लेस से एक जगह आना। तो इनफ्लक्स का मतलब ये होता है अराइवल, लार्ज स्केल अराइवल, लार्ज स्केल अराइवल। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, तो इसलिए अगर आप देखते हैं तो इनफ्लक्स इसका क्या हो जाता है? एंटोनिम मीनिंग हो जाता है, ओके। इनफ्लक्स इसका क्या हो जाता है? एंटोनिम मीनिंग हो जाता है। तो होम कमिंग हो गया, रिटर्न हो गया, रेस्टोरेशन हो गया। तो आई थिंक द आंसर वुड बी इनफ्लक्स, आई थिंक द आंसर वुड बी इनफ्लक्स, ओके। देख लीजिए इसको। चलिए ये हो गया, पॉइंट टू बी क्लियर। इनफ्लक्स हमारा हो जाता है, ओके। थोड़ा एग्जॉस्टिव है बट ओके। टू कट अ सॉरी फिगर, अगेन ये क्या आ गया हमारा? मीनिंग आ गया इडियम एंड फ्रेजेज। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज से ये सवाल हमारा पूछा गया है। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है? टू मेक अ बैड ड्राइंग, नो। टू लुक मैसी, नो। टू बिहेव बैडली, नो। टू फेल और नॉट टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, ये आंसर होता है। जब भी आप मतलब एक उदास चेहरा बनाते हैं तो ज़रूर बात है कि आप फेल कर गए हैं, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट की बात है, कोई ना कोई सैडनेस की बात है। इसलिए हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। आंसर क्या होगा हमारा? टू फेल और नॉट टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशन। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, वर्ड स्टॉक अपना बिल्ड करिए। चूज द ऑप्शन विच कैन बी विच कैन रिप्लेस द मीनिंग अगेन द गिवन एक्सप्रेशन। ये हो गया हमारा। अब देखिए दैट कैनॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, राइट। इनविंसिबल होता है, इनविंसिबल आंसर होता है इसका, होगा इनविंसिबल होगा। क्योंकि इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, मतलब बाउंडलेस, एकदम फियरलेस, एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। इनटेंजेबल का मतलब होता है जिसे टच ना किया जा सकता है। इनएविटेबल का मतलब जो होना तय है। इनवनरेबल का मतलब होता है जो इजीली अटैकेबल नहीं होता है, जो इजीली अटैकेबल नहीं होता। इसलिए इनविंसिबल का मतलब होता है जो आप, जिसे आप डिफीट नहीं कर सकते हैं, जिसे आप डिफीट नहीं कर सकते, वो बेबाक है, बेपरवाह है, वो एकदम बाउंडलेस है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगेन सिमिलर सिनोनिम वर्ड आ गया, सिनोनिम वर्ड पूछा जा रहा है। पैटर्न आप देख रहे हैं क्वेश्चन का, आपको लेवल ही पता चल रहा है कि आपका अगर वर्ड स्टॉक अच्छा है ना बाबू, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। क्या वर्ड है? डेक्रिपिट। डेक्रिपिट का मतलब होता है क्या? सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सिंपल सा मीनिंग, अगेन देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स चूज करने हैं आपको, दो मीनिंग्स चूज करने हैं, राइट। तो डेक्रिपिट एक अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड है, राइट। तो अगर आपको मीनिंग जानना है तो सिंपल सा एक बार जान लीजिए, इसका दो मीनिंग है, फ्रेल और डेप्लिडेटेड होगा, मिसिंग नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा। तो ए बी इसका आंसर होगा। ए बी कहाँ पे है? तो सेकंड आंसर होगा। अब मैं आपको फ्रेल का मतलब बताता हूँ, वीक। डेक्रिपिट का मतलब होता है ना, जो चीज़ कमज़ोर हो, जो चीज़ बुरे हालात में हो, वर्न आउट स्टेट, वर्न आउट स्टेट मतलब एकदम बुरे हालात में हो, टूटे फूटे हालात में हो।
तो इसलिए फ्रेल का मतलब भी होता है वीक या फीबल, जो कमज़ोर होता है, जो खोखला होता है। डेप्लिडेटेड स्टेट का मतलब भी होता है जो बहुत ही बंजर हालत में हो, एकदम टूटे फूटे हालत में हो। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्रेल एंड डेप्लिडेटेड, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए बी है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए पी नंबर पर आता हूँ मैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन सा वर्ड सही स्पेल्ड है? चलिए, ग्रूसम बिल्कुल सही स्पेल नहीं है। इसका रियल जो वर्ड मीनिंग होता है वो ये है, SOME। ग्रूसम का मतलब होता है अनप्लीजेंट। क्या होता है, मैं आपको मीनिंग भी बता दे रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में आ जाए। ग्रूसम का मतलब होता है GRUSOME। ग्रूसम का मतलब होता है अनप्लीजेंट, इसका ये सही स्पेलिंग है। एप्रिसिएट यहाँ होना चाहिए, एप्रिसिएट होना चाहिए, APPRECI क्या होना चाहिए, टी की जगह पे सी होना चाहिए। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब होता है टू प्रेज, प्रशंसा करना। कॉनोश्योर, कॉनोश्योर और मर्थ, देखिए ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। मर्थ भी गलत आंसर है, क्योंकि मर्थ का रियल स्पेलिंग होता है MIRTH, और मर्थ का मतलब होता है अम्यूजमेंट। क्या होता है, अम्यूजमेंट होता है। अम्यूजमेंट का मतलब क्या हुआ, लाफ्टर, हंसी मजाक, हास्यपूर्ण, मजाकिये। ओके, तो MIRTH होता है मर्थ स्पेलिंग। तो यही आंसर होगा आपका कॉनोश्योर। कॉनोश्योर का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड हो आर्ट, म्यूजिक में, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सब क्रिएटिव वर्क में जो इंटरेस्टेड हो, क्रिएटिव वर्क में जो क्या हो, इंटरेस्टेड हो। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिफरेंट फील्ड, अ फील्ड ऑफ आर्ट, अ फील्ड ऑफ म्यूजिक, अ फील्ड ऑफ लिटरेचर और सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव फील्ड। ओके, तो ये हमारा कॉनोश्योर हो गया। ये हमारा एक नाउन है, इट्स अ नाउन, इट्स अ नाउन, इट्स अ नाउन। ओके, कैटेगरी भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब हमारा आ जाता है बाबू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है सर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सिंपल सॉल्व करने का तरीका मैं आपको एग्जाम के लिए बता देता हूँ। अगर आपका रीडिंग स्किल थोड़ा अच्छा है, मतलब अगर आपका कैचिंग पावर अच्छा है, राइट, आपका एनालिटिकल पावर थोड़ा ठीक है, आप चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर लेते हो, ग्रास्पिंग पावर आपका अच्छा है, तो आप कभी भी रीडिंग स्किल में पैसेज से क्वेश्चन पे मत जाइए, क्वेश्चन से पैसेज पे जाइए। सिंपल सा बात है। अगर आप क्वेश्चन से पैसेज पे जाते हो तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पता है, बार बार क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आप क्वेश्चन से पैसेज पे जाते हो तो वन टाइम में ही आपको हिंट मिल जाएगा। हिंट जहाँ मिल जाएगा तो आप उसको मार्क कर लीजिए। ओके, और मार्क करके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप कम समय में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हम लोग अभी करने वाले हैं वही चीज़। ओके, चलिए, ये आपका हमारा पैसेज हो गया, ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। ये भी अगर नहीं, ये भी हमारा पैसेज है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? द पोस्टमार्टम ऑफ फॉरेस्ट फायर्स हैज़ बीन एबल टू डू द फॉलोइंग। पोस्टमार्टम, यहाँ पे कीवर्ड। अब देखो, एक और मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, पूरे रीडिंग स्किल को समझने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। एग्जाम के लिए देखो, नॉलेज के लिए तो हमें पता होना चाहिए हर चीज़, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कम समय में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश का पेपर नहीं रहने वाला, और भी पेपर रहेगा। तो कम से कम समय में एकदम एक्यूरेट आंसर देने के लिए आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्रिटिकली आगे बढ़ना होगा। तो क्रिटिकली बढ़ने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप थोड़ा कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। कीवर्ड्स अगर आप ध्यान दीजिएगा तो डायरेक्टली आप उस पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ पे पैसेज में इसका आंसर दिया हुआ है, राइट, और फिर उसको अगर आप समझ जाते हैं तो यू विल गेट एन आंसर। ओके, तो कीवर्ड हमारे यहाँ पे क्या था? पोस्टमार्टम। चलिए हम लोग अब पैसेज पे आते हैं। पैसेज पे आ गए। अब देखो, पोस्टमार्टम आपको वर्ड कहाँ दिख रहा है? क्या इस पैसेज में दिख रहा है? मुझे देखने दीजिए। अगर आप देखेंगे तो इस पैसेज में पोस्टमार्टम आपका वर्ड नहीं दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें पोस्टमार्टम वर्ड दिया हुआ है? अगेन इसमें भी वर्ड नहीं दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें दिया हुआ है? देखिए, पोस्टमार्टम दिया हुआ है ना। पोस्टमार्टम ऑफ फॉरेस्ट फायर्स बाय ऑथोरिटीज कैन ओनली डाउज। डाउस का मतलब होता है पानी के छिटके से कम करना फायर फ्लेम को। ओके, रिड्यूस करना फायर फ्लेम को। डाउस द फ्लेम्स बट कैन नॉट पुट आउट द रियल फायर। मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो इससे जो है
आप लिक्विड थ्रो करके या पावर करके सिर्फ उसको रिड्यूस कर सकते हैं, फायर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, राइट। और ये पैसेज क्या है, देखो ये पैसेज बेसिकली उत्तराखंड पे बेस्ड है, उसके फॉरेस्ट फायर पे बेस्ड है, अलग अलग डिफरेंट लेवल के पॉल्यूशंस पे बेस्ड है। तो आप अगर पैसेज का जिस्ट जान गए तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया भी लग जाता है। लेकिन हम लोग क्विकली क्वेश्चंस के थ्रू अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग डायरेक्टली उसके हिंट के हेल्प से आंसर्स बना सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं है कि हम पैसेज के चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, क्वेश्चंस के थ्रू बढ़ते बढ़ते आपको कहीं ना कहीं पैसेज के बारे में आइडिया लगना भी शुरू हो जाएगा। अब देखिए पोस्टमार्टम के वर्ड पे, पोस्टमार्टम्स ऑफ forest fires by authorities can only douse the flames but cannot put out the real fire. Callous human activity मतलब बुरा तरह का एक्टिविटी, harmful activities despite evidence of severe warming and extreme weather events, that is what उत्तराखंड गवर्नमेंट must acknowledge। इस पे ध्यान देना चाहिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को। तो देखिए यहाँ पे douse the flames है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, the postmortem of forest fire has been able to do the following: stop mindless human development, douse forest fire to do judicious planning, stop global warming। तो क्या होगा हमारा, douse the forest fires। तो पहला आंसर मिल गया आपको। अब सेकंड देखिए, find a word from para 2 of the passage which means to send out a lot of smoke, मतलब धुआं फेंकवाना, धुआं निकालना। तो इसका तो मुझे तो डायरेक्ट आंसर पता है, लेकिन चलिए इसको मैं आपको पैसेज के थ्रू बता देता हूँ। देखिए अब इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। पैरा 2 पे आते हैं हम लोग, पैरा 2 पे आते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पैरा 2 हो गया आई थिंक। ये हमारा पैरा 2 हो गया। ओके जो भी है पैरा 2 पे आते हैं हम लोग। तो उसमें से हमको वर्ड ढूंढना। तो द इम्पैक्ट इज एविडेंट, इम्पैक्ट देखा जा सकता है। क्या क्या इम्पैक्ट है, लॉस ऑफ लाइफ, ब्लैंचिंग कार्बन इमिशन, shrinking forest areas for reduce हो रहा है, loss of habitat and entire microbial ecosystems and biodiversity burn to cinders, राख में बदल जाते हैं। अब हमारा क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, to send out a lot of smoke मतलब क्या हुआ, वर्ब है। सबसे पहले देखो तरीका सीखो, तरीका सीखना है आप लोगों को। to send out है, क्या है, to send out, बहुत सारा धुआं छोड़ना। ओके ये एक वर्ब है ना। अब मुझे एक बात बताओ, सेकेंड पैराग्राफ में आपको लॉस ऑफ लाइफ, ब्लेंचिंग, क्या ब्लेंचिंग एक वर्ब है, BLENCH, और धुएं की बात हो रही है, स्मोक की बात हो रही है। तो क्या कार्बन एमिशन एक स्मोक है? तो देखिए आप थोड़ा सा अगर क्रिटिकली समझेंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा आपको, ब्लेंचिंग। आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ब्लेंचिंग मिल जाएगा। तो बताइए ये आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया, बन गया कि नहीं बन गया। ये हमारा वर्ब है, कीवर्ड्स को पकड़ो, कीवर्ड्स को पकड़ो, वर्ब है। वर्ब के हिसाब से अगर आप ब्लेंच देखेंगे तो ब्लेंच का मतलब होता है टू सेंड आउट अ लॉट ऑफ स्मोक। समझ आ रहा है, पॉइंट समझ आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब्लेंचिंग। आगे सोचना ही नहीं है। फिर आते हैं 28 पे। Uttarakhand is a glaring example of ecological degradation, as Uttarakhand has always been prone to forest fires. Forest fires have suddenly become alarming intense. Winters have lower intense of forest fires. Forest fires are strictly weather specific. Ecological degradation, ecological degradation। अब देखिए कीवर्ड्स आप पकड़िए, इसमें किसका कीवर्ड्स है, ग्लेडिंग एग्जाम्पल ऑफ, ये हमारा इसमें क्या है, कीवर्ड है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग आते हैं, अगर आप थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि एक दो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, सॉरी यहाँ पे एक दो कीवर्ड्स हैं। एक तो कीवर्ड है हमारा ये नंबर 1 कीवर्ड, और दूसरा है हमारा उत्तराखंड, ये भी हमारा कीवर्ड है। अब देखो उत्तराखंड जहाँ आ जाए और एनवायरनमेंट रिलेटेड जहाँ आ जाए वो पॉइंट को आपको पिक करना है। अब उत्तराखंड कहाँ आ रहा है, क्या इसमें उत्तराखंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसमें आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब हमको पढ़ा जाए इसको। देखिए सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट वर वंस over 50% of Uttarakhnd's land cover,
स्वैथ्स ऑफ फॉरेस्ट आर हैव बीन सेक्रीफाइस एट द अल्टर ऑफ डेवलपमेंट के चक्कर में फॉरेस्ट को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मच ऑफ विच हैज़ नॉट बीन जुडिशली प्लान्ड और डिज़ाइन, अच्छे से प्लानिंग भी नहीं की गई, इसलिए डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ, चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। तो यहाँ पे कहीं भी फॉरेस्ट फायर का जिक्र नहीं है उत्तराखंड से रिलेटेड, तो ये भी देख लीजिए, इस पर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, क्या यहाँ पर उत्तराखंड जैसा पॉइंट है? हाँ है। देखिए, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको आप पढ़ना चाहिए हमें। देखिए, Last 5 years have seen a danger rise in the forest fires across Uttarakhand, Central Himalaya from November to June. The northeast state once most prone to, एक और पॉइंट आ गया, ऑप्शन से कीवर्ड पिक हो गया, ऑप्शन से कीवर्ड पिक हो गया। प्रोन टू लॉन्ग रेंजिंग फॉरेस्ट फायर्स आर पेल, डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन से आपको मिल जाता है एक कीवर्ड यहाँ से। आर पेल इन कंपैरिजन टू द इन्फर्नो, Uttarakhand finds itself in with increasing intensity and longer duration. Even winter fires have increased manifold in both frequency and intensity. There is a heightened global concern over the sharp uptick in forest fires in the Himalayan regions stretching across Uttarakhand and Nepal. The impact is evident. तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर, अब हम लोग जब ऑप्शन पे जाएंगे, अब जब हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड इज अ ग्लेडिंग एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एज उत्तराखंड हैज़ ऑलवेज बीन प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर्स हैव सडनली बिकम अलार्मिंग इंटेंस। विंटर्स हैव लोअर इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, ये तो गलत है, लोअर तो है नहीं, बढ़ गया। फॉरेस्ट फायर्स आर स्ट्रिक्टली वेदर स्पेसिफिक, ये भी पॉइंट नहीं है। उत्तराखंड हैज ऑलवेज बीन प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स, ऑलवेज तो नहीं है, नवंबर से ये तक गया था। फॉरेस्ट फायर्स हैव सडनली बिकम अलार्मिंग इंटेंस, ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि ये देखिए ऑलवेज तो नहीं होना चाहिए, ऑलवेज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? डेंजरस राइज है, कहाँ से कहाँ तक? नवंबर से जून तक में, कुछ 5 सालों में, राइट? ये भी पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। टुडे द न्यू नॉर्मल इन सेंट्रल हिमालयाज इज, न्यू नॉर्मल यहाँ पे कीवर्ड है, सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने देखा था न्यू नॉर्मल। बताइए न्यू नॉर्मल कहाँ वर्ड आया था? कीवर्ड पे जाना है, सिंपल सी बात है। देखो आ गया कीवर्ड न्यू नॉर्मल, पढ़ लीजिए, जहाँ कीवर्ड दिखे उसके आगे पीछे पढ़िए, डायरेक्ट आंसर मिलेगा कम समय में। टूरिज्म टेक्स अ बॉडी ब्लो, बॉडी ब्लो का मतलब होता है हिट हार्ड, मतलब डिसअपॉइंटमेंट की बात है, सैडनेस की बात है। टूरिज्म टेक्स अ बॉडी ब्लो एंड हैज़ अ क्रिपलिंग इम्पैक्ट, क्रिपलिंग मतलब एकदम रेंगने वाला, बहुत ही डेप्लीटेटेड, खराब स्थिति। इम्पैक्ट ऑन द स्टेट इकोनॉमी एंड इट्स रिसोर्सेज। ड्राई एक्सट्रीम वार्मिंग, एकदम सूखा, एकदम जला हुआ, एकदम हीट वेव्स रिलीज हो रहा है। आर द न्यू नॉर्मल का मतलब होता है कि आजकल ये एक नया चलन बन गया, एक ट्रेंड बन गया, कहते हैं ना कि न्यू फैशन, न्यू नॉर्मल, मतलब स्लैंग भाषा में यूज़ करना चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल कंसीडर किया जा रहा है। दैट हैज़ टू बी द वर्ड न्यू नॉर्मल। ओके, सो देखिए न्यू नॉर्मल यहाँ पे वर्ड आ गया। जब न्यू नॉर्मल यहाँ वर्ड आ गया तो सिंपल सी बात है, एंड ह्यूमन एक्टिविटी द व्हाट एंड हाउ फॉरेस्ट फायर्स वेल डॉक्यूमेंटेड। इसी 2 लाइन में आपको देखना है, तो इस 2 लाइन में अगर आप देखिएगा तो हम लोग क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, आई थिंक खत्म ही होने वाला है। टुडे द न्यू नॉर्मल इन सेंट्रल हिमालय, क्या बन गया है न्यू नॉर्मल सेंट्रल हिमालय में? इंक्रीज टूरिज्म, लॉन्ग स्पेल्स ऑफ प्लीजेंट वेदर तो है नहीं। एक्सट्रीम एयर कंडीशंस पॉइंट हो सकता है। फ्लोरिशिंग फ्लोरा एंड फौना, ये भी नहीं है। पॉजिटिव बात है, ये दोनों पॉजिटिव बात तो होगी नहीं, ख़त्म करते हैं इसको। इंक्रीज टूरिज्म, ये भी पॉइंट नहीं है, बैड हिट हुआ है, राइट? तो एक्सट्रीम एयर कंडीशंस मतलब क्या हुआ? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा राइज हो गया, क्योंकि फायर स्मोक बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही फायर स्मोक ज़्यादा क्रिएट होगा तो चीज़ें गड़बड़ाएंगी, एयर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जरूर कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ये सेम क्वेश्चन है तो इसको हम लोग रद्द कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा स्लाइड आ चुका है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो है ख़त्म होता है PIQs। आई होप आपको जितना भी आंसर्स है वो एक्सप्लेनेशंस के साथ समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग रिव्यू करके उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, अब जो नेक्स्ट स्लाइड्स रहेगा वो हमारा सेलेक्टिव स्टूडेंट्स का है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड by studying from our platform. So
you can be the next one. Thank you so much for watching us. Thanks a lot. उसको क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे